हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस एडवांस एक्सेल की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 2 है और आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। यानी कि एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है ये क्या है, हम इसका यूज किस तरह के काम को करने के लिए करते हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ये सब पूरा समझने वाले हैं। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक एलिमेंट्स जैसे रो एंड कॉलम एंड सेल क्या होता है, ठीक है, और स्प्रेडशीट टाइप के और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक्सेल जैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, बाकी हमने पिछले वीडियो में अपने इस एडवांस एक्सेल के कोर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जहां पर हमने देखा था कि इस कोर्स में हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जैसे इसमें हम पावर बीआई टूल का, कोपायलट एंड चैट जीपीटी जो कि एआई टूल है, इनका भी यूज़ देखेंगे। और इसका एडवांस एक्सेल का जो सिलेबस है बेसिकली वो क्या है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और ओपन करते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए, एक्सेल को ओपन करने के वैसे तो कई तरीके हैं। यहाँ पर हमने टास्क बार में इसे पिन कर रखा है, सिंगल यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक में ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस। बात समझ में आई। बाकी यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, इसको यहाँ पर हम पहले क्लोज करते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर है विंडोज़ के साथ में आप आर बटन प्रेस कीजिए और रन डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आपको सिंपल टाइप करना है एक्सेल। ठीक है, EXCEL, और यहाँ पर एंटर करेंगे तब भी आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर और भी कई तरीके हैं, जैसे यहाँ पर आप कॉर्टना में यानी सर्च बॉक्स में जाकर के यहाँ से सर्च कर सकते हैं इस तरह से एक्सेल या MS एक्सेल, तब भी यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। तो कई तरीके हैं, यहाँ पर आप देख लें कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पर ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है। यहाँ पर आप इंटरफेस में अभी आप जो सामने देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्क सीट, यानी काम करने के लिए एक्सेल में हमें क्या मिलती है, सीट मिलती है। और इस सीट में होते हैं रो एंड कॉलम। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 लिखा है, यानी ये हमारी क्या है, रो है, और ABCD ये हमारे क्या है, कॉलम होते हैं। अभी रो एंड कॉलम क्या है, इनका क्या यूज है, हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज़ को समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर में किसी भी काम को करने के लिए, यानी किसी भी टाइप का अगर हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे अगर हमें टाइपिंग का वर्क करना है, यानी कंपोजिंग, रिज्यूम बनाना हो, नोट्स बनाना हो, तो उसके लिए हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। MS वर्ड यानी जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है, एक वर्ड पैकेज है जहाँ पर हम टाइपिंग से रिलेटेड काम करते हैं। और यहाँ पर हमें काम को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, पेज होता है। ठीक है, यहाँ पर काम को करने के लिए एक ब्लैंक पेज इस तरह से मिलता है और यहाँ पर हम सिंपली टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग के दौरान अगर ऐसे हमें छोटा बड़ा करना है या कुछ डिज़ाइन स्टाइलिंग करनी, पैराग्राफ में लिखना है, या हमें किसी रेक्टेंगल, सर्कल या टेबल की ज़रूरत है, तो इस तरह के जो ऑप्शन हैं, टूल्स हैं, वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, मेनू टैब में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं और इसका यूज़ करते हुए यहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई MS वर्ड की। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सेल की, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो यहाँ पर हम बेसिकली किस टाइप के काम करते हैं। देखिए, टाइपिंग से रिलेटेड यहाँ पर हम काम नहीं करते, ना ही किसी टाइप का हमें डिज़ाइनिंग करना है, जैसे लोगो बनाना है, मोनोग्राम बनाना है, ठीक है, बुक कंपोज करनी है, इस तरह के काम हम एक्सेल में नहीं करते। एक्सेल में हम करते हैं डेटा एंट्री का काम। ठीक है, डेटा एंट्री का जो वर्क होता है वो यहाँ पर हम एक्सेल में करते हैं। ठीक है, अब डेटा एंट्री क्या होती है, तो डेटा एंट्री का मतलब सबसे पहले हमें डेटा के बारे में समझना पड़ेगा कि डेटा क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो डेटा का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एक सैंपल दिखाते हैं। डेटा, ठीक है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है डेटा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा है, जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, कोर्स और भी बहुत सारी डिटेल्स इस तरह से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेटा। अब इस डेटा को अगर हमें टाइप करके अपने कंप्यूटर में रखना है, फाइल बना करके सेव करके, तो क्या ये काम MS वर्ड में पॉसिबल है? MS वर्ड में अगर यहाँ पर हम टाइपिंग करने बैठेंगे ना, तो ये पैराग्राफ टाइप से टाइप होता है, यानी MS वर्ड में हम पैराग्राफ की तरीके से इसमें टाइपिंग करते हैं। इसमें डेटा जो है वो डेटा के फॉर्म में नहीं आएगा, यानी रो एंड कॉलम के फॉर्म में नहीं आएगा। हाँ, ये है कि MS वर्ड में हम टेबल इंसर्ट करें और डेटा टाइप करें, वो अलग प्रोसेस है। जब हमारे पास डेटा एंट्री के लिए एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है, तो फिर हम ये काम MS वर्ड में जुगाड़ बना करके क्यों करें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेटा एंट्री की। तो डेटा एंट्री का मतलब सिंपल होता है कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है एक्सेल, और अगर इसमें हमें डेटा एंटर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली यहाँ पर जो हमारी डेटा की फील्ड है, फील्ड का मतलब जैसे सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ये हमारी क्या है, डेटा फील्ड है। तो हमें अपने डेटा में जिस तरह का फील्ड चाहिए वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक पहली रो में। ठीक है, और इस तरीके से डेटा एंटर कर सकते हैं। सिंपल है, सिर्फ टाइप करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है, इतना वर्क नहीं होता। डेटा एंट्री का मतलब क्या, कि डेटा अगर एक बार एंटर हो गया, ठीक है, यानी डेटा हमने क्या कर लिया, टाइप कर लिया। अब टाइप करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने डेटा तो रख लिया, लेकिन इस डेटा का क्या हम किसी तरीके से कोई यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डेटा पैटर्न निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और एक्सेल में हमें यही सीखना है। ठीक है, एक्सेल में बेसिकली हमें डेटा एंट्री तो चलिए सीखनी ही सीखनी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें सीखना है डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, डेटा एनालिसिस,
और डेटा एनालिसिस में क्या होता है, डेटा को फिल्टर करना, डेटा ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। इसमें कुछ एरर हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, उनको ढूंढना। अभी ये डेटा यहाँ पर मान लेते हैं 1000 स्टूडेंट हैं, बाकी डेटा जो है वो काफ़ी बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी ऑनलाइन स्टोर, जैसे अमेजॉन की बात कर लेते हैं या फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, स्विगी, जोमेटो, ठीक है, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जैसे अमेजॉन की बात करें, अब यहाँ पर हम अमेजॉन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए अमेजॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लाखों करोड़ों कस्टमर जो है वो पर डे अपना शॉपिंग करते हैं, ठीक है, मतलब उसके पास कई सारे कस्टमर हैं। तो वहाँ पर अगर कस्टमर हैं तो उनका डेटा भी है, यानी कि अमेजॉन के पास क्या है, उसके जितने भी कस्टमर हैं उनका नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, यानी किस टाइप का प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हम अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर हम सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सामान, कीबोर्ड, माउस या इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा परचेज करते हैं। तो अमेजॉन को पता है, तो वो क्या करता है कि जैसे हम अमेजॉन ऐप ओपन करते हैं तो हमें उसी से रिलेटेड ज़्यादातर प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी खरीदने की इच्छा ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो लोग ऑनलाइन स्टोर पर कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि होम पेज पर जैसे ही वो पहुँचेंगे वहाँ पर उनको जो कपड़े से रिलेटेड ऐड हैं या जो भी सजेशन आइटम है वो वहाँ पर उनको देखने को मिलते हैं। तो ये सारा खेल क्या है, डेटा का ही है, यानी हमारा जो डेटा है वो अमेजॉन के पास है और अमेजॉन क्या कर रहा है कि उस डेटा का यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस में सही तरीके से, ठीक है। तो सिर्फ डेटा होने से कुछ नहीं होगा, डेटा को हमें रीड करना, पढ़ना भी आना चाहिए, ठीक है। यही होता है डेटा एनालिसिस। इसी तरह से स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है, या आप किसी ऑफलाइन स्टोर में भी जाते हैं, ऑफलाइन स्टोर में कहीं पर आपने सामान खरीदा, वहाँ पर आपसे वो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इस तरह की डिटेल ले सकता है। तो वहाँ पर भी वो क्या हो रहा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, और उस डेटा का वो एक तरह से आउटकम निकालते हैं, उस डेटा में पैटर्न ढूंढते हैं, वो देखते हैं, ठीक है, और उसका अच्छे से यूज़ करते हैं। तो यही सब चीज़ें डेटा एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। और डेटा एनालिसिस करने के लिए, यानी डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, क्लीन करना, डेटा में पैटर्न निकालना है, डेटा को सॉर्ट करना है, डेटा फिल्टर करना है, तो इस तरह के काम को करने के लिए एक्सेल में हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल मिलते हैं, ठीक है, और उन्हीं टूल का इस्तेमाल करके हम डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं ना। जैसे भी एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछें कि चलिए ये बताइए कि टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं 1000 हैं और इसमें कितने मेल और कितने फीमेल हैं, तो यहाँ पर आप एक एक मैनुअली काउंटिंग थोड़ी करेंगे। यहाँ पर एक्सेल में हमें ऐसे कई सारे फॉर्मूलेज एंड फंक्शन मिलते हैं जिनकी सहायता से ये काम हम कर सकते हैं। हम सेकंडों में पता कर सकते हैं कि कितने मेल स्टूडेंट हैं और कितने फीमेल हैं। सेकंडों में पता कर सकते हैं कि टोटल फीस कितनी है और जमा कितनी हो गई, ठीक है, यानी इस साल टोटल फीस कितनी जमा हुई, 1 सेकंड में पता कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। ना ही हमें इसमें किसी कैलकुलेटर की जरूरत है ना कुछ, क्योंकि एक्सेल में हमें ऐसे फॉर्मूलेज एंड फंक्शन मिलते हैं। तो हमें बेसिकली एक्सेल में सीखना क्या है, हमें यही सारी चीज़ें सीखनी है। समझ पा रहे हैं ना बात। यहाँ पर डेटा एंट्री तो ईजी है, सिर्फ यहाँ पर डेटा फील्ड बनाई और डेटा टाइप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बोल्ड इटैलिक करना है या इसका फॉन्ट कलर या ऐसा कुछ चेंजेस करना है तो वो सब बेसिक चीज़ें यहाँ से आप आराम से कर पाएंगे। हालांकि हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, जैसा कि हमने बताया हम एक्सेल को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, तो फार्मूलेज एंड फंक्शन तो पढ़ेंगे ही, साथ में एक्सेल के जो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट या जितने भी टूल हैं, ठीक है, जितने भी मेनू टैब हैं, इनके अंदर जो भी ऑप्शंस हैं एक एक करके इनको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के 2 से 3 वीडियो में आपको यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स चीज़ें ही क्लियर करवाएंगे। जैसे अभी MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि डेटा क्या है, ठीक है, और एक्सेल में हम किस तरह के काम को करते हैं। अब यहाँ पर हम एक्सेल के कुछ बेसिक एलिमेंट को समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि एक्सेल जैसे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पर हमें काम करने के लिए हमें क्या मिलती है, सीट, यानी वर्क सीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीट 1 है। अब ये जो सीट है इसमें क्या होते हैं, कॉलम। तो यहाँ पर A B C D ये क्या है, हमारे कॉलम है। 1 2 3 4 ये क्या है, हमारी रो है। अब ये कॉलम एंड रो क्यों है, यहाँ पर पहले तो जूम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पर कंट्रोल बटन के साथ हम माउस के स्क्रॉल बार से इसे जूम प्लस या माइनस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम जूम प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कहाँ से करना है। तो ये हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया। तो अब यहाँ पर जो A B C D ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमारे कॉलम, और जो ये 1 2 3 4 ये क्या है, हमारी रो है। और हमारा जो डेटा होता है वो एक सेल में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रो एंड कॉलम से हमारी बनती है सेल। सेल का मतलब सिंगल ब्लॉक, ठीक है, एक सिंगल ब्लॉक को बोलते हैं सेल। ये हमारी क्या है, सेल। इस तरह से ये क्या है, दूसरी सेल है, ये क्या है, तीसरी सेल है। अब ये सेल कैसे बनी, तो देखिए जो हमारा ये कॉलम है और ये जो रो है, तो जब यहाँ पर हम कॉलम इस तरह से बनाते चले जाएंगे और फिर हम अगर रो बनाते चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक ब्लॉक निकल जाएगा। देखिए ये ब्लॉक निकला, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, तो ये जो ब्लॉक निकल रहा है ये बनती है सेल। और हम अपना जो डेटा एंटर करते हैं वो किसी ना किसी सेल में ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जस्ट टाइप कर दिया 56, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 87, ठीक है, या फिर 8 या कुछ भी, और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 2। तो यहाँ पर ये जो हमने टाइप किया है ये बेसिकली हमने एक सेल के अंदर टाइप किया है, और
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल एड्रेस। ठीक है, ये क्या होता है समझ लेते हैं। तो देखिए अभी अगर आपसे हम पूछे कि जो 56 लिखा हुआ है ये कौन से कॉलम में लिखा है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है हर एक चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर एक्सेल में तो जो 56 लिखा है वो कौन से कॉलम में लिखा है भाई, बी कॉलम में। ठीक है, इसका कॉलम नेम क्या है, बी। और अगर रॉ आपसे पूछें कि जो 56 लिखा है रॉ कौन सी है, तो 2 है, सिंपल है। तो कॉलम कौन सा है, बी है, और रॉ कौन सी है, 2 है। इस तरीके से अगर हम सेल की बात करें, यानी इस सेल का एड्रेस फिर क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेल का एड्रेस क्या बन जाएगा, जो सेल हमारी है ये किससे बनी है, कॉलम एंड रो से। तो यहाँ पर सेल का जो एड्रेस है वो भी बनेगा कॉलम के एड्रेस से एंड रो के एड्रेस से। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो 56 का सेल एड्रेस होगा वो क्या होगा, B2। ठीक है, क्या होगा, B2। कैसे, पहले यहाँ पर देखिए कॉलम आ जाएगा यानी B, और फिर रो आ जाएगी 2। इस तरह से यहाँ पर अगर हम सोचें कि लाओ 2 भी लिख देते हैं तो ये गलत है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जो सेल एड्रेस होता है उसमें कॉलम पहले आता है, रो बाद में आती है। ठीक है, हम रो को पहले और कॉलम को बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कॉलम पहले और रो बाद में आती है, तो इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर 56 का जो सेल एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, B2। ध्यान रखना इस बात का, B2 सेल एड्रेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जब भी फॉर्मूलेज एंड फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें सेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें, यानी जो 2 है इसका सेल एड्रेस क्या है, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, देखिए B7। ठीक है, B7, ध्यान देना, 2 का एड्रेस क्या है, B7। और 8 की बात करें तो 8 का एड्रेस क्या है, देखिए D6। ठीक है, इसका क्या है, D6। और हर एक सेल का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, ध्यान रखना। अगर 8 का सेल एड्रेस D6 है तो किसी भी दूसरी सेल का एड्रेस D6 नहीं हो सकता। आप खुद सोच करके देखिए। ठीक है, यूनिक होता है। तो सेल एड्रेस क्या है समझ में आया। अभी इसका यूज क्या है वो हम आगे देखते रहेंगे। तो सेल एड्रेस, रॉ एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस क्या होता है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारी वर्कशीट है इसकी मतलब इसमें हमें बहुत सारे कॉलम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस ये ABCD से स्टार्ट हुआ तो Z तक के कॉलम होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको जूम माइनस करते हैं और यहाँ पर आप स्क्रॉल बार से इधर कितना भी आगे बढ़ते चले जाएंगे ये आपको कॉलम यहाँ पर मिलते चले जाएंगे, लेकिन इसकी एक लिमिट है। ठीक है, कितने होंगे, तो टोटल इसमें जो आपके कॉलम है वो है 16,384 आई थिंक। ठीक है, 16,384 कॉलम है यहाँ पर। आप अगर बढ़ते चले जाएंगे तो जैसे यहाँ पर जेड के बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा, जेड के बाद देखिए AA स्टार्ट हो गया, फिर AB AC, और फिर उसके बाद BA BB BC, ऐसे करके करते करते ये टोटल इसमें हमारे जो कॉलम बनेंगे वो बनेंगे 16,384। क्लियर हो गई बात। और अगर रो की बात करें तो इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 ये रो हमारी कितनी होंगी, अगर नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे, या अगर हमें डायरेक्टली लास्ट में जाना है तो लास्ट में जाने का एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल बटन के साथ कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, सीट के सबसे लास्ट में। ठीक है, रो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो लास्ट वाली रो है वो क्या है, 10,48,576। ठीक है, तो ये इतनी होती है हमारी रो। बात समझ में आई। यानी कि अगर हम चाहें तो इतना डेटा टाइप कर सकते हैं एक सीट में। बाकी यहाँ पर ये तो बात हो गई एक सीट की, हम प्लस करके सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस तरह से कई सारी सीट ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप चाहें तो साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या आपको ऐसा कुछ लगता है नोट करने वाला, तो वीडियो देखते समय आप एक कॉपी पेन रखिए और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो नोट करते रहिए, रिवीजन टाइम में हेल्प करेंगी। हालांकि हमारा मानना यहाँ पर यह रहता है कि आप किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस इतनी अच्छे से कर लें कि उसे रटने की ज़रूरत ना पड़े। बात समझ आई। अब यहाँ पर जैसे रॉ एंड कॉलम की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने आपको बता दिया कि इसमें टोटल कितने कॉलम हैं, 16,384, तो ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है। हालांकि इसका कोई यूज़ भी नहीं है प्रैक्टिकल लेवल पर, एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। बाकी अगर बात करें तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको नोट करना है। ठीक है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप वहाँ से देख सकें, रिवाइज कर सकें। बाकी जैसे हम आगे चल करके फार्मूलेज एंड फंक्शन पढ़ेंगे या इसमें इंसर्ट या पेज लेआउट में जो ऑप्शंस वगैरह पढ़ेंगे, इनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किससे क्या होता है ना, किससे क्या होता है, या आप इतनी अच्छी से प्रैक्टिस ही कर लें कि जैसे ही आप ऑप्शन देखें तो आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ ये ऑप्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, या अगर हमें इस तरह का काम करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए या वो ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा। ये आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, ये लिखने से काम नहीं होगा। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हमने आपको बताई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं, वो क्या, तो देखिए यहाँ पर अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये हमारा है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, और इसी तरह से और भी इसके जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस का कैल्क होता है, लिब्रे ऑफिस में हमें मिलता है कैल्क, और वो जो कैल्क होता है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इसी तरह से एक WPS ऑफिस होता है, WPS। ठीक है, WPS ऑफिस में हमें मिलता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट में तो हमें एक्सेल मिलता ही है। बात समझ आई। तो ये तीनों जो है ये एक प्रकार के स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं। स्प्रेडशीट का मतलब कि उसमें हमें काम करने के लिए सीट मिलती है और उसमें हम डेटा एंट्री का काम करते हैं।
अब यहाँ पर एक मन में सवाल है कि हम यहाँ पर सीखें क्या, ठीक है, MS एक्सेल सीखें या कैल्क सीखें या फिर WPS का स्प्रेडशीट सीखें। तो देखिए वैसे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल है। बाकी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जो है वो लिब्रे ऑफिस का कैल्क पूछा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपकी क्लियर कर देते हैं कि जो आपका कैल्क हो गया या स्प्रेडशीट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल हो गया, ये तीनों सिमिलर हैं, ठीक है, ये तीनों सिमिलर हैं लगभग, ठीक है, लगभग तीनों क्या हैं, सिमिलर हैं। यहाँ पर आप अगर एक्सेल चला लेते हैं तो आप कैल्क भी चला पाएंगे और WPS का स्प्रेडशीट भी चला पाएंगे, या फिर अगर आप लिब्रे ऑफिस का कैल्क सीखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को भी आप चला पाएंगे, ठीक है, इन दोनों पे आप काम कर पाएंगे। क्योंकि जो फार्मूलेज एंड फंक्शन है या जो हमें काम करने के लिए सीट मिलती है, रॉ कॉलम एंड सेल, ठीक है, या इसमें जो भी टूल्स हैं, ठीक है, डेटा फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, तो जो भी ऑप्शन है सब सिमिलर होते हैं, ठीक है। बस ये क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपनी अलग अलग है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। WPS ये भी जी ये जो है आपका ये परचेज करना पड़ता है, ठीक है, इसका एजुकेशनल वर्जन भी अवेलेबल है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये कॉमर्शियल है। बात समझ आई। और बाकी यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस सीरीज में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करेंगे, और अगर आप इस एक्सेल को सीख लेते हैं तो यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस का कैल्क या WPS का स्प्रेडशीट या फिर जो आपका गूगल सीट होता है बेसिकली, ठीक है, गूगल सीट जो कि आपका ब्राउजर में मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिलता है सीट, ठीक है, ये सीट होती है, गूगल सीट बेसिकली बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पर भी आप अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंटरफेस आप देख सकते हैं सेम है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो भी फॉर्मूले फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे तो वो आप गूगल सीट पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी रॉ कॉलम एंड सेल है, सारा डेटा वैसे ही है। और ये आपका क्या है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है। तो यहाँ पर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को अगर सीख लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जो कैल्क में नहीं होंगे, या कैल्क में जो ऐसे फॉर्मूले हैं वो इसमें नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर दोनों में मिलेंगे आपको। क्लियर है। बाकी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी कई सारे वर्जन हैं, ठीक है, जैसा कि हर सॉफ्टवेयर में होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ये वर्जन है जो हम इसमें यूज़ करेंगे अपनी सीरीज़ में, ये हमारा है 2019 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा है, 2019 का। बाकी अगर आज की बात करें तो लेटेस्ट हमारा है 2024 का, ठीक है, लेटेस्ट क्या है 2024 का। तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी वर्जन सीखें, आप 2024 सीखें या 2019 सीखें या 21 सीखें या फिर 13 ही क्यों ना सीखें, यानी कि अगर हम बात करें 2013 से लेकर के, ठीक है, और 2024 तक के बीच के जितने भी वर्जन हैं ये सब लगभग सिमिलर हैं। अगर आप 2013 से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरफेस में ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। लेकिन अगर 13 के बाद से और 24 के पहले के यानी बीच के जितने भी वर्जन हैं वो सारे के सारे लगभग सिमिलर हैं, 2-4% का ही डिफरेंस है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप इसमें से किसी भी वर्जन को सीखें, आप दूसरा कोई भी वर्जन ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये भी आपकी चीज़ क्लियर हो गई। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम कौन सा वर्जन सीख रहे हैं, आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑफिस का कौन सा वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर आप फाइल में जाकर के अकाउंट में जाकर के यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी आपकी क्लियर हो गई कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली क्या है, इसमें हम किस तरह का काम करते हैं, डेटा क्या होता है ना, डेटा एंट्री डेटा एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, और एक्सेल जैसे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये डेटा ओपन कर लिया जिसमें हमारे पास ऑलरेडी डेटा यहाँ पर टाइप है, ठीक है। तो डेटा ऑलरेडी टाइप भी हो सकता है, ठीक है, उसमें हमें डेटा एनालिसिस करने की भी ज़रूरत हो सकती है, या फिर डेटा हमें टाइप भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर हमें डेटा नॉर्मली टाइप करना है तो सिंपली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेटा फील्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं डेटा एंटर कराना है, और डेटा एंटर कराना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीरियल नंबर लेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरह का डेटा एंटर करा रहे हैं, उसमें सीरियल नंबर या ID नंबर या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ये आप देखना है, ठीक है, आपको समझना है। यहाँ पर जैसे ID और यहाँ पर हमने नेम और यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर, ये फील्ड जस्ट हमने बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हमें अगर डेटा एंटर ही कराना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना, तो सिंपली यहाँ पर हम सीरियल नंबर डालेंगे, ID नंबर उसका जो भी है वो ID नंबर डाल दिया, उसका जो नेम आएगा वो यहाँ पर हमने जस्ट नेम टाइप कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। समझ पा रहे हैं ना। इस तरीके से यहाँ पर हम डेटा एंटर कर सकते हैं। एंटर करेंगे, नीचे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी सेल में अगर आपको मूव करना है तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इन एरो का यूज़ करके आप इधर उधर जा सकते हैं, या फिर माउस से डायरेक्टली आप क्लिक करके किसी भी सेल में डायरेक्टली पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आराम से आप टाइप कर पाएंगे। डिलीट करना है तो सिंगल यहाँ पर क्लिक करेंगे और मतलब सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है और डिलीट बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, और या इसे आप डिलीट कर पाएंगे, ठीक है, कोई किसी भी चीज़ को। यहाँ पर सीरियल नंबर ID नंबर और ये इनको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर जब हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने सिंगल क्लिक किया तो ये भी सिंगल सेल सेलेक्ट है। अगर हम B यानी बोल्ड करेंगे, यहाँ से होम टैब में हमें ऑप्शन मिलेगा तो बोल्ड करेंगे तो यही सिर्फ बोल्ड होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सिर्फ इतना ही बोल्ड होगा। इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको दिखाई देगा क्लियर। तो देखिए सीरियल नंबर यहाँ पर ये बोल्ड हो गया। ID नंबर को बोल्ड करना, ID नंबर पर क्लिक किया और यहाँ पर B बटन दबाया यानी बोल्ड हो गया, क्लियर है।
अब इसी तरीके से अगर सभी को मान लेते हैं बोल्ड करना है, जैसे नेम कॉन्टैक्ट नंबर 2 चीज़ें और बची हैं, तो हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम क्या करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे, क्लिक को दबाए रखेंगे और आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, ड्रैग यानी कि खींचेंगे, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा और सिंपली यहाँ पर हम बोल्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर एक साथ सभी को अनबोल्ड करना है, वापस से हटाना है, तो सिंपली यहाँ पर वही तरीका क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे आगे की तरफ और यहाँ पर हम इसे बोल्ड हटा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें क्लियर हुई। जैसे सिलेक्शन क्या होता है, किसी भी सेल में जाकर के हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। और अगर हमें मूव करना है, जैसे यहाँ पर ये जो हमने नेम लिखा है, ठीक है, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर या आईडी नंबर है, ये हम सीरियल नंबर 1 पे नहीं रखना चाहते, ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे करना चाहते हैं, पहले नंबर पे किसी दूसरे का नाम रखना है। तो सीधा हम क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को, ठीक है, तीनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसे मूव करने के लिए ध्यान से समझना इस बात को। देखिए, सेलेक्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप माउस के एरो को ध्यान दीजिए, माउस का एरो का जो पॉइंट है अभी ये प्लस है, ठीक है, प्लस का साइन दिख रहा है आपको और ये कुछ अलग टाइप का है। और जैसे ही हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, यानी यहाँ पर बॉर्डर पे जैसे ही गए तो देखिए आप, इसका जो पॉइंट है वो चेंज हो गया, ध्यान देना, क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, अभी चेंज है, अभी चेंज है। तो इस ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब होता है सेलेक्ट करना, ठीक है। और जब यहाँ पर हम बॉर्डर पर पहुँचेंगे तो इसका मतलब होता है मूव करना। तो यहाँ से अगर हम पकड़ करके इसको ले जाएंगे कहीं भी तो इसे हम मूव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस सेल में रखना है, यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर हम किसी दूसरे स्टूडेंट का या कुछ ऐसा टाइप कर सकते हैं डेटा। उम्मीद करते हैं ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हम किसी एक सेल को, ठीक है, या फिर सेलेक्ट करने के बाद मल्टीपल सेल को कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब जैसे यहाँ पर ऑलरेडी कुछ डेटा लिखा हुआ है और अगर इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक हमें वार्निंग देगा, ठीक है। अगर इसे हम ओके कर देंगे तो पुराना जो डेटा उसमें था वो डिलीट हो जाएगा। ध्यान देना इस बात पे। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, यानी अगर कुछ गलती हो गई तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं। ये बेसिक्स चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए पहले से, ठीक है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी यानी अंडू, कॉपी पेस्ट, ये सब क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट करके कहीं ब्लैंक सेल में, ब्लैंक का मतलब जो खाली पड़ी है वहाँ पर छोड़ेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई वार्निंग नहीं आ रही। लेकिन किसी ऐसी सेल में छोड़ेंगे जहाँ पर ऑलरेडी डेटा है तो यहाँ पर हमें एक छोटी सी वार्निंग देगा और अगर इसे हम रिप्लेस करना चाहें तो ओके कर देंगे तो पुराना डेटा हट जाएगा। बात समझ में आई? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। दूसरी चीज़, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर गलत हो गया और हमें क्या करना है कि इसमें जो 7 लिखा है बीच में, इस 7 की जगह पर हमें 9 करना है। ध्यान देना, एक्सेल में जैसे अगर हमें बीच से 7 को हटाना है तो अगर आप सीधा पहुंचे 7 पर क्लिक किया और यहाँ पर आप 7 की जगह मान लेते हैं 9 रखना है, 9 टाइप किया तो क्या होगा कि पुरानी वैल्यू जो है वो पूरी रिप्लेस हो जाएगी। ध्यान देना इस बात पर, पुरानी वैल्यू पूरी हट गई। जैसे यहाँ पर जितेंद्र लिखा हुआ है और जितेंद्र के आगे हमें वर्मा लिखना है तो यहाँ पर अगर हम वी बटन दबाएंगे वर्मा लिखने के लिए तो जो पुरानी वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं वापस से। देखिए, अगर यहाँ पर हम सिंगल क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो हमने अभी सिंगल क्लिक किया है तो अभी ये एडिटिंग मोड में नहीं है। ध्यान देना, एडिटिंग मोड में नहीं है, ठीक है। अभी इसे हम मूव कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमें इसे एडिटिंग मोड में ले जाना है तो सिंपली यहाँ पर हमें इसमें डबल क्लिक करना होगा। ध्यान देना, ठीक है। हमें उस सेल में क्या करना होगा, डबल क्लिक। तो यहाँ पर इसे हम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यानी एडिटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर देखिए यहाँ पर जो है वो हाईलाइट हो गया और अब यहाँ पर हम आराम से क्लिक करके कहीं भी कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डबल क्लिक और 7 को यहाँ पर हटा करके यहाँ पर हमने लिख दिया जो भी लिखना है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट भी होता है। जैसे यहाँ पर हमें 45 की जगह पर लिखना है कुछ 75, तो अगर 75 लिखना है यानी 45 का पूरा हटाना ही है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ पर क्लिक कीजिए और 75 कर दीजिए, ठीक है, यानी 75 पुरानी वैल्यू डिलीट हो गई। लेकिन इसी में हमें क्या करना है कि 755 लिखना है, यानी एक 5 और ऐड करना है, तो फिर हमें डबल क्लिक करके ही यहाँ पर आगे जा करके यहाँ पर लिखना होगा जिससे पुरानी वैल्यू डिलीट ना हो। बात समझ में आई? तो ये एडिटिंग मोड होता है। इसका शॉर्टकट होता है F2, ठीक है। F2 बटन से, यानी यहाँ पर जैसे जितेंद्र में यहाँ पर हमें डी हटाना है तो F2 बटन दबा सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं, दोनों से यहाँ पर एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। F2 बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर कर्सर आ गया और एडिटिंग मोड में हम आ गए। बाकी डबल क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई कि यहाँ पर हम किस तरीके से डेटा एंट्री करते हैं, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर वापस चलते हैं। ये हमारे पास जो डेटा है इसमें कुछ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ये जूम कर दिया मैंने और इसको स्क्रॉल बार से इधर ले लेते हैं, ठीक। ये हमारे पास डेटा है जिसमें ये हर एक स्टूडेंट की टोटल फीस और उसकी कितनी फ़ीस जमा है ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर ये इतने स्टूडेंटों की फ़ीस को जोड़ना है, यानी 1 2 3 4 5 मान लेते हैं 5 स्टूडेंटों की फ़ीस को टोटल करना है, यानी कि कितनी फ़ीस जमा हुई ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तो तरीका भाई कैलकुलेटर से जोड़ लो। दूसरा तरीका क्या है कि एक्सेल में हमें किसी अलग से कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हमें फार्मूले एंड फंक्शन मिलते हैं, आराम से उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, फार्मूले एंड फंक्शन कैसे लगाएंगे हम एक्सेल में?
तो अभी हम जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वैसे इस तरह से टोटल नहीं किया जाता, ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये टोटल फीस है, ये डिपॉजिट फीस है, और यहाँ पर हम एक नया कॉलम बना देते हैं। इसको थोड़ा साइज यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये सब हम आगे चीज़ें समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया ड्यू फीस, ठीक है, यानी बकाया फ़ीस। बात समझ आई? तो ये हो गया बकाया फ़ीस कितनी है, तो टोटल फीस जो है उससे जमा की हुई फ़ीस को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा हर एक स्टूडेंट की कितनी फ़ीस अभी बकाया है, ठीक है, कितनी फ़ीस अभी ड्यू है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो भाई कैलकुलेटर से यहाँ पर माइनस करें, 4400 माइनस 3800 जो बचे यहाँ पर लिखें, लेकिन ऐसा नहीं, एक्सेल में हमें ये नहीं करना है। एक्सेल में ये काम हम सेकेंडों में कर सकते हैं, ध्यान देना इस बात पर, यही तो बेनिफिट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें हज़ारों स्टूडेंट हैं, ठीक है, हज़ारों नहीं बल्कि 1000 के आसपास स्टूडेंट हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, 926, और हर एक स्टूडेंट का हमें क्या करना है, पता करना है कि किसकी फ़ीस कितनी बकाया है, मान लेते हैं ये पता करना है। तो अगर आप इसे मैन्युअली करने बैठेंगे ना, तो या कैलकुलेटर से, तो आप सोच कर देखिए कितना समय लगेगा, ठीक है, मिनिमम आपको आधे घंटे का समय लग ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें फार्मूले मिलते हैं। फार्मूले कैसे लगाना है, तो जस्ट आपको पहले लगा के दिखाते हैं, फिर हम समझाएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सेल में अगर हमें फंक्शन यानी फार्मूला लगाना है, तो सिंपली हम लगाते हैं इज इक्वल टू का साइन, सबसे पहले ये जरूरी होता है, ठीक है, किसी भी फार्मूला या फंक्शन से पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना ही लगाना है। तो इक्वल टू, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि टोटल फीस से डिपॉजिट फीस को माइनस करना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल फीस जो हमारी है, इसका एड्रेस क्या है, देखिए इसका एड्रेस है H2, ध्यान देना इस बात पे। यहाँ पर हमने सेल एड्रेस की बात की थी ना, तो इसका टोटल का एड्रेस क्या है H, और ये यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा। सिंपल, जो कैलकुलेशन होती है वो एड्रेस पर ही होती है, H2 माइनस डिपॉजिट फीस, यहाँ पर इसका सेल एड्रेस क्या है, देखिए इसका एड्रेस है I2, ठीक है, क्या है I2, तो H2 माइनस I2, सिंपल। यहाँ पर हमने कुछ खास नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ खास नहीं किया है। इज इक्वल टू का साइन जो कि हर एक फॉर्मूले से पहले जरूरी है, फिर सिंपली हमने क्या किया, H2 वाली सेल को I2 वाली सेल से माइनस कर दिया, बस यही करना है और कुछ नहीं। यही काम तो हम कैलकुलेटर में भी करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में हम डायरेक्टली वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर हमें वैल्यू ना डाल करके उस वैल्यू का सेल एड्रेस डालना है, बस सिंपल। एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 600 रुपये, ठीक है। अब इसी तरीके से आप सोचें कि फिर सब में हमें करना पड़ेगा इज इक्वल टू, और इसका एड्रेस क्या है H3, तो यहाँ पर देखिए एक तरीका ये है कि H3 ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इज इक्वल टू लगाने के बाद आपको क्या करना है, उस जिसका भी सेल एड्रेस चाहिए, सिंपल यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, तब भी उसका जो सेल एड्रेस होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान देना इस बात पे। ये कैसे आया, अगर हम नॉर्मली क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर है, और इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, तब अगर हम किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन अगर हम इक्वल टू का साइन लगाने के बाद फिर अगर हम किसी सेल एड्रेस पर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया, फिर यहाँ पर अगर हमने इस सेल एड्रेस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हमने दोबारा से, ठीक है, अभी ये एडिटिंग मोड में है, फॉर्मूला एडिटिंग मोड में, और दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर दिया तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। देखिए ये आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। बात समझ पा रहे हैं ना। या फिर हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। देखिए इसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर ये H कैपिटल है, आप अगर फार्मूले में सेल एड्रेस में H को स्मॉल भी रखते हैं तो इससे गलत नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसका भी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बीच में माइनस का साइन लगाया था तो इसका भी एड्रेस आ गया। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा आप गलतियाँ करें, तो यहाँ पर इतना समझ लें, इक्वल टू लगाने के बाद अगर हम कहीं भी क्लिक करते हैं सेल एड्रेस पर तो उसका सेल एड्रेस आ जाता है। चलिए एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका भी आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इस तरीके से भी मैनुअली करने बैठेंगे तब भी आधे घंटे से ज़्यादा ही समय लगेगा। तो इसका सलूशन क्या है, तो इसका सलूशन ये है कि हमने सिर्फ एक फार्मूला लगाया पहले। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें हमने लिखा तो कुछ और था, यानी इज इक्वल टू H2 माइनस I2 ऐसा करके, लेकिन लिखा 600 है। तो ये फार्मूले की वजह से हुआ। अगर हमें देखना है कि इसमें फार्मूला एग्जैक्टली क्या लगा है तो यहाँ पर आप ऊपर फार्मूला बार में देख सकते हैं। ये हमारा होता है फार्मूला बार, ठीक है। तो जो हमारी सेल होती है बेसिकली, इस सेल में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है ये हमें फार्मूला बार में दिखाई देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर हम नॉर्मली इसमें जैसे 600 लिख देते हैं तो अभी ये जो 600 लिखा हुआ है, तो ये इस सेल में जो 600 लिखा है वो एक्चुअल में 600 ही हमने लिखा है। लेकिन अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर अभी ये सेलेक्ट है, तो इसमें देखिए कौन सा, मतलब इसमें क्या लगा है, फार्मूला लगा है। ध्यान से समझना इस बात को। तो फार्मूला बार में हमें एक्चुअल वैल्यू दिखाई देती है उस सेल में क्या लिखा गया था। एडिटिंग मोड में जाना है, सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, एडिटिंग मोड में आ जाएंगे, आ गए ना। तो ये हमने फार्मूला लगाया था। अभी इसका सलूशन क्या है, ठीक है, अभी हम बहुत आराम से आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आगे चल के आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है, और रटना तो है ही नहीं, इसीलिए आपको आराम से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगाया है, अभी हमें क्या करना है कि यही सेम फार्मूला सब में लगाना है, सेम फार्मूला सब में लगाना है। लेकिन सेम कैसे होगा, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या था, H2
H2, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू H2 में थी और इसकी वैल्यू किस में थी, I2 में। लेकिन नेक्स्ट वाली सेल में जब हम पहुंचेंगे, ध्यान देना, नेक्स्ट वाली सेल में पहुंचेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉलम तो देखिए वही है, कॉलम क्या है, H ही है, लेकिन रो चेंज हो गई ना, H3 हो गया, H3 हो गया। इसी तरीके से इसमें भी I3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ध्यान देना, तो ये देखिए 26 आ गया। कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से देखिए, हमने यहाँ पर 600 को कॉपी किया, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, हमने कॉपी तो 600 किया, लेकिन ध्यान देना हमने कॉपी 600 को नहीं किया, बल्कि इस सेल को किया। इस सेल को क्या किया, कंट्रोल C से हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल C से इस सेल को कॉपी किया, तो सेल की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कॉपी होती है। और हमने जब नेक्स्ट पेस्ट किया, जैसे यहाँ पर हमने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, तो इसमें देखिए 0 आ रहा है, क्योंकि इसकी टोटल फीस और डिपॉजिट फीस बराबर है, तो इसका ड्यू फीस जो है वो 0 आ गया है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसके डिलीट करते हैं। अभी यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि किसी भी सेल को अगर हम कॉपी करते हैं तो सही मायने में उसकी एक्चुअल वैल्यू कॉपी होती है, और हमने जब पेस्ट किया तो ये पेस्ट हो गया। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ पर हमने F2 बटन से इसको एडिटिंग मोड में लिया, तो H2 - I2, और यहाँ पर हमने जब किया तो यहाँ पर क्या है, H3 - I3, यानी यहाँ पर रो चेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर सेल एड्रेस जो हमने आपको बताया था, जस्ट यहाँ पर हमने लिख दिया 9 का सेल एड्रेस क्या है, 9 का सेल एड्रेस है K, और यहाँ पर आप क्या है 6। तो ये जो K6 है ये सेल एड्रेस है, लेकिन सेल एड्रेस भी कई टाइप के होते हैं, रिलेटिव सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, ठीक है, फुल एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। तो हम आके समझेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए कि रिलेटिव सेल एड्रेस का मतलब ये होता है कि जब भी हम सेल एड्रेस को कॉपी करते हैं और अगर किसी नेक्स्ट सेल में पेस्ट करते हैं, तो जितना हम उस सेल से आगे बढ़े होंगे उतना वो चेंज कर लेगा, रिलेटिव यानी कि उसके आगे कर लेगा। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला था वो एक रो आगे बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने 600 को कॉपी किया और नेक्स्ट वाली सेल में पेस्ट कर दिया, यानी कि रो चेंज हुई, कॉलम तो चेंज नहीं हुआ। तो अगर कॉलम चेंज नहीं हुआ, रो चेंज हुई है, तो यहाँ पर इस जो हमारा रिलेटिव सेल एड्रेस है वो भी उसमें रो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर रो चेंज हो गई। थोड़ा और आगे दिखाते हैं आपको, देखिए। और अभी हम क्या करते हैं कि 600 को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया जस्ट हमने। तो यहाँ पर अगर हम पेस्ट करेंगे तो देखिए 0 आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, तो यहाँ से, ठीक है, ध्यान देना, 600 से जब हमने इसे कॉपी पेस्ट किया था तो सिर्फ हम एक स्टेप रो की तरफ आगे बढ़े थे, तो रिलेटिव सेल एड्रेस में सिर्फ रो में चेंजेस हुए थे। लेकिन इससे और इसके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए, इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, हम कितने कॉलम आगे बढ़े, 1 2 3, ठीक है, मतलब 3 कॉलम आगे बढ़े। और रो की बात करें तो कितनी रो आगे बढ़े, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 रो आगे बढ़े। तो जितना हम रो एंड कॉलम में आगे बढ़े हैं, अगर हम इसे एडिट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिलेटिव सेल एड्रेस में जितना हम आगे बढ़े हैं उतना ही आगे ये भी बढ़ गया, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर H था और यहाँ पर क्या आ रहा है, K आ रहा है, ठीक है। आप H और K के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। तो रिलेटिव सेल एड्रेस में क्या होता है कि जितना हम फॉर्मूले को आगे ले जाएंगे या कॉलम में वाइज या रो वाइज ले जाएंगे तो उसके सेल एड्रेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया है, अब आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करते चलेंगे। एक बार कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये हम पेस्ट करते चले जाएंगे, सारे आंसर हमारे फटाफट आते जाएंगे बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के। लेकिन पेस्ट करने में भी 1000 स्टूडेंट हैं, पेस्ट करने में भी तो समय लगेगा। अब इसका सोल्यूशन सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इस पूरे कॉलम को लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये सेलेक्ट तो आप कर ही पाएंगे। यहाँ पर हमने पहले तो कर लिया क्या, कॉपी, और फिर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, ठीक है, क्लिक करके नीचे ले गए और डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, कंट्रोल V से पेस्ट। पहले तो सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन करने के बाद सिंपल यहाँ पर हम कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, बस आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। ध्यान से समझना, यहाँ पर आंसर आ गया। ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे आंसर सही हैं। हमने क्या किया, एक बार फार्मूला लगाया और हमारा काम हो गया। अब यही चीज़ अगर हम आपको फिर से बताएं, ठीक है, अभी हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, समय लगा। इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर हम वापस से फार्मूला लगाते हैं, सिंपली लगाया =, ध्यान देना, ठीक है। हमें क्या करना है, टोटल फीस से माइनस करना है डिपॉजिट फीस, और एंटर किया, ये हमारा आ गया। इसको हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद वही सेम चीज़ यहाँ पर हम उठा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के भी कई सारे शॉर्टकट हैं, हम धीरे धीरे समझेंगे आगे, ठीक है, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो हमने कॉपी किया, सिलेक्शन के बाद पेस्ट कर दिया, बस आ गया आंसर सेकंडों में। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम अपने ब्लैंक शीट की तरफ। तो ब्लैंक शीट में यहाँ पर डेटा एंट्री हमने देखा, कुछ बेसिक फॉर्मूले हम कैसे यूज़ कर सकते हैं समझा, ठीक है। नॉर्मली अगर हमें जनरली कैलकुलेशन करनी है, मान लेते हैं हमें इसे एक्सेल को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो सीधा यहाँ पर लगाया =, और यहाँ पर जैसे हमें 5 + 6
6 + 9 ++ ऐसे करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर डाले और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप आराम से एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि एडिशन ही करना हो। मान लेते हैं हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सीधा = 4 × 5 एंटर करेंगे, आंसर आ गया। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर अगर हम सेल में लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है, सेल में लिखी हुई हैं चीज़ें। तो अगर डेटा के साथ में हमें काम करना है तो फिर हमें सेल एड्रेस का ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 4 का सेल एड्रेस क्या है, C5, तो यहाँ पर ये C5। और अगर हमें मल्टीप्लाई करना है D5 के साथ, D5 यानी जहाँ पर 5 लिखा है एक्चुअली, तो ये D5, तो C5 × D5 एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया 20। ध्यान देना क्या मिल गया, 20। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर लिखे हैं, जैसे 7 लिखा है, ठीक है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, और इधर यहाँ पर 2 है, 3 है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, ये भी 2 हो गया, मान लेते हैं ये 1 हो गया। अभी हमें क्या करना है कि सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई किया ना दोनों को, इस तरह से यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को करना है और इन दोनों को भी करना है। तो यहाँ पर ये जो हमने किया है, सिंपली इसे क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। अभी यहाँ पर 4 ही थे, तो चलो आप सेलेक्ट करके पेस्ट कर लें या एक एक करके कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर तो सही है, तरीके भी आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर एक तरीका और है कॉपी पेस्ट का, वो क्या, देखिए यहाँ पर इसे कॉपी करने के बाद और फिर पेस्ट करने की बजाय यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं। वो क्या होता है समझते हैं। यहाँ पर इसमें एक ड्रैग करने का ऑप्शन मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखना है, इस सर्कल के बीच में देखिए, यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट कटा हुआ आपको दिखाई देता है, और इसके ऊपर जैसे ही माउस पहुँचता है तो यहाँ पर आप माउस का साइन देखेंगे, पॉइंटर का प्लस आ रहा है पतला सा। यहाँ पर देखिए ये मोटा प्लस आ रहा है इस टाइप से, और बॉर्डर पर जाते ही ये मूव का साइन आता है, लेकिन इस कॉर्नर पर जाते ही ये इस तरह का प्लस का साइन आता है। इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप का साइन, ठीक है, नहीं ड्रैग का साइन। तो इससे क्या होता है, इससे कॉपी एंड पेस्ट की प्रोसेस फास्ट होती है, मतलब दोनों काम एक साथ होते हैं। इसको जैसे ही हम क्लिक करके नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये ड्रैग कर देगा, यानी कि देखिए कॉपी एंड पेस्ट दोनों कर रहा है। ध्यान से समझना इस बात पे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, डिलीट, और यहाँ पर 12 को यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग किया तो ये क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या हो गया, कॉपी एंड पेस्ट हो गया, ठीक है, एक साथ। यही काम हम करते हैं, ऐसे कॉपी किया और सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, और यही हमें कॉपी पेस्ट ना करना पड़े तो सीधा यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँचे और क्लिक करके यहाँ पर खींच दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, सिलेक्शन की प्रोसेस अलग होती है। अब आप सोचें कि इसको हमने किया और यहाँ से अगर पकड़ के खींचेंगे तो सिर्फ सेलेक्ट होगा, लेकिन पॉइंट से पकड़ के यहाँ से खींचेंगे तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी पेंट पेस्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, कई सारे तरीके हैं। चलिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आप काम कर सकते हैं। और जो ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रोसेस हमने बताई, तो जस्ट यहाँ पर अगर हमने जेके लिखा है और इस जेके को यहाँ पर अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब भी यहाँ पर देखिए जेके फिल हो गया। और ये ज़रूरी नहीं कि हम कॉलम में करें, हम इसे रो में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, इस जेके को इधर से कॉलम में ले गए तो यहाँ पर ये कॉलम में भी लिख जाएगा, ठीक है। और अगर इसे हम टॉप में ले जाएंगे तो टॉप में भी ये फिल करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मतलब ये फिल कर रहा है, यानी कॉपी पेस्ट कर रहा है। और अगर इधर ले जाएंगे तो ये भी इधर भी जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, एक्सपेरिमेंट करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे हम अगर एक साथ, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, जैसे ये जेके 5 बार लिखा है, अगर हम एक बार यहाँ पर क्लिक करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इस तरीके से ये फिल करेगा। लेकिन अगर हम पाँचों को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, ध्यान देना, पाँचों को हमने क्या किया, पहले इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्शन की प्रोसेस अलग होती है, सेलेक्ट करेंगे इस टाइप से, जब अभी जो प्रेजेंट टाइम में एरो दिख रहा है ना, इस टाइप से सिलेक्शन बना लिया, और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कॉपी पेस्ट करने के लिए इस पॉइंट पे जाएंगे और इसको एक साथ हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, समझ पा रहे हैं ना बात, ठीक है। वापस से देखिए, यहाँ पर हमने लिखा ठीक है, ए मतलब यानी डबल ए लिख दिया, और इसको हमने आगे खींच दिया और फिर उसके बाद नीचे खींच दिया। देखिए कितने जल्दी यहाँ पर हमने डेटा फिल कर दिया, ठीक है। बाकी हम इसका यूज़ करते हुए आगे और भी नंबर, ठीक है, और टेबल वगैरह बनाएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल डिटेल में और बेसिक से बताई हैं, ताकि आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम चाहते तो इस वीडियो को 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता सकते थे जो हमने बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने आपको अच्छे से टाइम दिया है, ताकि यहाँ पर जितनी अच्छी तरीके से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।